वेलकम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रियंका, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स, IGN कॉलेज लाडवा। आज हम लोग सीक्वेंस का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे और उसे स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक बार फंक्शन की डेफिनेशन रिकॉल करते हैं। व्हाट इज़ अ फंक्शन? फंक्शन जो है दैट इज़ अ रूल। अगर हम फंक्शन को सपोज हम f से रिप्रेजेंट करते हैं, फंक्शन एक रूल है विच एसोसिएट एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन यूनिकली टू द एलिमेंट ऑफ को डोमेन। सपोज हमारे पास एक फंक्शन है, सपोज मैंने लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो फंक्शन जो है वो एक रूल है, तो हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे, हमें यहाँ पे 1 मिलेगा, 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे 4 मिलेगा। तो फंक्शन इज अ रूल विच एसोसिएट एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन यूनिकली टू द एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। अब हम सीक्वेंस की डेफिनेशन पे आते हैं। सीक्वेंस में क्या होता है कि सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो इसमें एक पर्टिकुलर डोमेन हो गई। तो सीक्वेंस भी एक फंक्शन है लेकिन उसकी डोमेन हमेशा क्या होगी? नेचुरल नंबर। एंड रेंज कैन बी एनी सेट। रेंज जो है वो एलिमेंट होते हैं जिनकी कोई प्री इमेज होती है। जैसे कोडोमेन में तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, बट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है रेंज में वही एलिमेंट आएंगे जिनकी कोई ना कोई क्या है? प्री इमेज है। So sequence is a function whose domain is a set of natural number and range can be any set। जैसा कि हम यहाँ पे सीक्वेंस की फर्स्ट डेफिनेशन में देख सकते हैं, जो हमारी बुक में गिवन है, अ सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड रेंज कैन बी एनी सेट। सो हमारे पास जो कोर्स में है वो रियल सीक्वेंसेस हैं, यानी जो हमारे सीक्वेंसेस में रेंज होगी दैट विल बी ऑलवेज रियल नंबर्स। सो रिप्रेजेंट जो हम करते हैं सीक्वेंस को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, ए एन की फॉर्म में। एन जो है ऑब्वियसली वो नेचुरल नंबर है, तो और सीक्वेंस के एलिमेंट ऐसे होंगे A1 A2 A3 एंड अप टिल AN। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल हम देख सकते हैं, ये एक सीक्वेंस है an इज इक्वल टू एन स्क्वायर। हम यहाँ पे n को पहले 1 पुट करेंगे तो पहला एलिमेंट मिलेगा 1, 2 पुट करेंगे तो 4 मिलेगा, 3 पुट करेंगे तो 9 मिलेगा एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास सीक्वेंस के एलिमेंट्स हो जाएंगे। रेंज जो होती है वो एलिमेंट्स आते हैं जो जिनकी कोई प्री इमेज हो। जैसे अगर हम मान लो ये वाली सीक्वेंस ले रहे हैं -1 रेज़ टू पावर n, तो अगर हम n को यहाँ पर 1 पुट करेंगे -1 आया, 2 पुट करेंगे 1 आया। अगेन एलिमेंट जब हम रिपीट करना स्टार्ट करें, तो ये तो हमने पूरी सीक्वेंस लिखी है, इस तरह से हमने जो एरो वाली ब्रैकेट लगाई है। अदरवाइज अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज में 2 ही एलिमेंट आएंगे, 1 और -1। तो इस सीक्वेंस की जो रेंज है वो एक फाइनाइट सेट है। तो सीक्वेंस की रेंज जो है वो फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी। जैसे कि अभी मैंने जो ऊपर एग्जांपल डिस्कस किया an इज इक्वल टू एन स्क्वायर, इसमें जो रेंज है वो इनफाइनाइट है। और -1 रेज़ टू पावर n वाला जो अभी एग्जांपल डिस्कस किया, उसमें जो रेंज है वो हमारे पास एक फाइनाइट सेट है। नेक्स्ट इज अ कांस्टेंट सीक्वेंस, जिसका हर एलिमेंट जो है वो सेम हो। जैसे an इज इक्वल टू c, यहाँ पर n को 1 पुट करें, 2 पुट करें, कुछ भी पुट करें, जैसे an इज इक्वल टू 5 बोल दिया मैंने, तो वो भी हमारे पास क्या है? कांस्टेंट सीक्वेंस है। सीक्वेंस हमेशा इनफाइनाइट होती है लेकिन उसकी जो रेंज है वो फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी। तो इसमें भी अगर हम चेक करें, कांस्टेंट सीक्वेंस की जो रेंज है दैट इज अ सिंगलटन सेट, जिसे हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब कुछ डेफिनेशंस हैं। फर्स्ट इज बाउंडेड अबव सीक्वेंस। अ सीक्वेंस इज सेड टू बी बाउंडेड अबव इफ देयर एग्जिस्ट सम नंबर कैपिटल के सच दैट an is less than equal to k for all n belonging to n। मीन्स एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करे जिससे कि सीक्वेंस का हर एलिमेंट जो हो वो हमेशा छोटा है। सिमिलरली अभी मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगी सारी डेफिनेशंस को। बाउंडेड बिलो में क्या है? एक ऐसा नंबर मिले जिससे सीक्वेंस का हर एलिमेंट क्या हो? या तो ग्रेटर हो या फिर इक्वल हो। तो कैपिटल के को हम अपर बाउंड बोलेंगे और स्मॉल के को हम लोअर बाउंड बोलेंगे। एक सीक्वेंस को बाउंडेड कब कहेंगे? जब वो बाउंडेड अबव एज वेल एज बाउंडेड बिलो भी हो। अगर दोनों में कंडीशन में से कोई एक भी होल्ड नहीं करेगी तो फिर सीक्वेंस बाउंडेड नहीं होगी, जो कि नेक्स्ट टू डेफिनेशन है। अनबाउंडेड अबव का मतलब सीक्वेंस बाउंडेड अबव नहीं है, मतलब कोई एक ऐसा भी एलिमेंट हमें नहीं मिल पा रहा है जिससे सीक्वेंस का हर एलिमेंट क्या हो? छोटा हो। सिमिलरली अनबाउंडेड बिलो सीक्वेंस है। और अनबाउंडेड सीक्वेंस का मतलब या तो सीक्वेंस अनबाउंडेड अबव हो या अनबाउंडेड बिलो हो। हम इसे एग्जांपल से इसे और क्लियर करते हैं। जैसे ये सीक्वेंस है n, अगर हम इसे पुट करेंगे तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब ये जो सीक्वेंस है एक ऐसा एलिमेंट जिससे सीक्वेंस का हर एलिमेंट या तो इक्वल है
या उससे ग्रेटर है तो वो है 1, यानी ये जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड बिलो है बाय 1 और 1 इसकी क्या बन जाएगी, लोअर बाउंड। लेकिन यही सेम सीक्वेंस बाउंडेड अबव नहीं है, क्योंकि ये इनफाइनाइट सीक्वेंस होगी, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं हमें मिलेगा जिससे सीक्वेंस के सारे एलिमेंट क्या हो, छोटे हो। तो ये जो सीक्वेंस है ये सिर्फ बाउंडेड बिलो है। सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल बाउंडेड अबव का है। ये 1/n हम चेक कर सकते हैं। अब देखो 1/n में 1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन। इसका जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो 1 है, तो 1 जो है वो इसकी अपर बाउंड बन गई। लोअर बाउंड यहाँ पे विजिबल नहीं है, लेकिन अगर हम n को इन्फिनिटी अप्रोच कराएं तो 1/∞ क्या हुआ, 0, यानी 0 जो है वो इसकी लोअर बाउंड है। एंड एक बात और नोट करने वाली है, यहाँ पे लोअर बाउंड और अपर बाउंड मे और मे नॉट बिलोंग टू द रेंज सेट, ठीक है ना। तो यहाँ पे n को अप्रोचिंग केस में हमारे पास 0 आएगा, लेकिन 0 जो है वो इसकी लोअर बाउंड जो है वो काउंट होगा। नेक्स्ट कम्स द लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अब लीस्ट अपर बाउंड का मीनिंग क्या है, नंबर 1 जिसे हम अपर बाउंड बोल रहे हैं, जिसे हम लीस्ट अपर बाउंड बोलना चाहते हैं, नंबर 1 वो अपर बाउंड होना चाहिए। एंड नंबर सेकेंड जो थिंग है वो ये है कि उस अपर बाउंड में से हम अगर कुछ भी माइनस करें तो वो हमारे पास क्या होगा, एक अपर बाउंड भी नहीं रहेगा, उससे बड़ा कोई एलिमेंट जो है वो आ जाएगा। सिमिलरली ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का कंसेप्ट है। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में क्या है, अगेन जिस नंबर को ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बन रहा है, नंबर 1 उसे लोअर बाउंड बनना पड़ेगा, और सेकंड अगर हम उस लोअर बाउंड में कुछ ऐड करें तो वो लोअर बाउंड भी नहीं रहेगा, उससे छोटा कोई एलिमेंट जो है वो सीक्वेंस में आ जाएगा। ये दोनों डेफिनेशंस का भी ज़्यादा यूज़ नहीं है। नेक्स्ट जो है कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, अ सीक्वेंस इज सेड टू बी कन्वर्जेंट टू अ रियल नंबर l if given epsilon there exists a positive integer m such that mod an minus l is less than epsilon for all n greater than equal to m। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे न्यूमेरिकल्स और थ्योरम्स में हमें इसी तरह से लिखना होगा कि जब भी हम बोलेंगे कि a n l को कन्वर्ज कर रहा है, कन्वर्ज करने का बेसिकली क्या मीनिंग है कि स्लोली जो सीक्वेंस के एलिमेंट हैं वो l की नेबरहुड में आते जा रहे हैं, मतलब सीक्वेंस के एलिमेंट्स का जो डिफरेंस है l के साथ वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे m को सपोज 7 बोल दिया, तो 7 बोलने का मतलब है सीक्वेंस की 7th टर्म ऑनवर्ड A7 सपोज हम लोग A8 की बात करें, A9 की बात करें, तो अल्टीमेटली क्या है कि A7 ऑनवर्ड जितने भी एलिमेंट हैं उनका जो डिस्टेंस है L के साथ वो हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट विल बी लेस देन एप्सिलॉन। जैसे कि हम लोग यहाँ पे इसे एक बार एक्सप्लेन करके समझा सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें, सपोज हमारे पास एक सपोज हम एक लाइन नंबर लाइन की बात कर लेते हैं, हम इन जर्नल हम कुछ भी एलिमेंट्स के ले लेते हैं। सपोज ये हमारे पास जो है दैट इज द एल पॉइंट, राइट। ये सीक्वेंस का सपोज फर्स्ट एलिमेंट है A1 जिसका L के साथ डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। फिर ये सीक्वेंस का सेकेंड एलिमेंट लिया मैंने A2, इसका डिस्टेंस थोड़ा सा कम हुआ। इसके बाद मैंने A3 लिया, L के साथ डिस्टेंस जो है वो और कम हो गया। दैट मीन्स AN स्लोली जो है वो L को अप्रोच कर रही है। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि सपोज M जो है हमारा 7 है, इसका मतलब A7 ऑनवर्ड जितने भी एलिमेंट होंगे वो इस L की नेबरहुड में होंगे। तो AN माइनस L मॉड जो है दैट इज लेस देन एप्सिलॉन। तो ये जो L की नेबरहुड है जिसे मैंने यहाँ पे ऐसे हाईलाइट किया है, तो A7 है, A8 है, A9 है, A7 ऑनवर्ड जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे इसकी नेबरहुड में आए, तो हम उस केस में बोलेंगे कि जो AN है दैट कन्वर्जेस टू L। सो कन्वर्जन की जो डेफिनेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो बहुत बार न्यूमेरिकल्स में भी लिखनी है और हमें थ्योरम्स में भी लिखनी है, हमेशा सेम पैटर्न रहेगा जैसा कि मैंने बताया। तो हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट किया करेंगे, L जिस नंबर पे कन्वर्ज कर रहे हो उस नंबर को हम लिमिट ऑफ द सीक्वेंस बोला करेंगे। हम AN अप्रोचेस टू L में AN कन्वर्जेस टू L को इस तरह से भी रिप्रेजेंट करेंगे और ऐसे भी लिख सकते हैं। सो अगर एक सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है, इन दैट केस या तो वो ऑसिलेटिंग हो सकती है या वो डाइवर्जेंट हो सकती है, दोनों की अभी हम एक्सप्लेनेशन देंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक बार हम डेफिनेशंस पे आते हैं। ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस है कि एक सीक्वेंस को हम कहेंगे कि डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी
if for each positive number k however large there exists a number m such that an is greater than k for all n greater than equal to m। इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं। an is equal to n, सो an is equal to n मतलब इस सीक्वेंस में होगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये कभी भी स्टॉप नहीं हो रही है, मतलब कहीं हम लोग एक ऐसा नंबर, सपोज मैं बोलूँगी 1000 से बड़ा नंबर हमारे सीक्वेंस में पड़ा होगा, तो an इज इक्वल टू n इसका एग्जाम्पल बन सकता है डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी का। लाइकवाइज an इज इक्वल टू माइनस n जो है डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी का एग्जाम्पल बन सकता है। यहाँ पे भी इन्होंने भी दिए हुए एग्जाम्पल जैसे 3 6 9 एंड सो ऑन। तो इस सीक्वेंस में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिससे कि सीक्वेंस का सारे एलिमेंट जो हैं वो छोटे होंगे, तो ये डाइवर्ज करती जा रही है इन्फिनिटी को। नेगेटिव में लेंगे तो वो डाइवर्ज करेगी माइनस इन्फिनिटी को। नेक्स्ट जो कैटेगरी है दैट इज ऑसिलेटरी सीक्वेंस। एक सीक्वेंस ऑसिलेटरी कब होगी? जब ना तो वो कन्वर्जेंट होगी और ना ही वो डाइवर्जेंट होगी। तो इस केस में भी दो कंडीशन है ऑसिलेशन में, ऑसिलेट फाइनाइटली एंड ऑसिलेटिंग इनफाइनाइटली। हर डेफिनेशन के साथ साथ हमें उसका एग्जांपल भी क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर -1 रेज़ टू पावर n इंटू n ये सीक्वेंस जो है वो इनफाइनाइटली ऑसिलेटिंग सीक्वेंस है। इनफाइनाइटली ऑसिलेटिंग मतलब कि इसके एलिमेंट जो हैं वो इनफाइनाइटली मैनी टाइम जो है वो रिपीट करेंगे। n को 1 पुट किया और ऑसिलेट कर रही है बिटवीन प्लस माइनस वैल्यू, कभी माइनस हो रही है वैल्यू कभी प्लस हो रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास इनफाइनाइटिंग ऑसिलेटिंग सीक्वेंस है। फाइनाइटली ऑसिलेटिंग सीक्वेंस में ही आती है -1 रेज़ टू पावर n। इसके एलिमेंट भी ऑसिलेट कर रहे हैं -1 1 फिर -1 1 फिर -1 1, ठीक है, लेकिन जो इसकी रेंज है वो फाइनाइट है, इसलिए हमारे पास ऑसिलेटिंग सीक्वेंस है। थैंक यू।